हेलो, वेलकम टू केन स्टडीज। CAPF AC 2021 में हमने कल का जो वीडियो था उसमें हमने इंग्लिश में जो कोट कुछ बताए थे, कुछ 10 कोट्स थे, उसको हमने बताया था। आज जो है ये हिंदी माध्यम के जो स्टूडेंट हैं उनके लिए ये पार्टिकुलरली बना रहा हूँ। कुछ स्टूडेंट जो हिंदी माध्यम के थे उनका ये था कि सर क्या हम हिंदी में 60 ला सकते हैं सिर्फ ऐसे में? यस, लाने का थ्योरेटिकली आप 80 में 80 ला सकते हो, लेकिन ये ऑलमोस्ट 80 का 80 नहीं आ सकता है। 60 भी बहुत मुश्किल है। देखो, आप इग्नोर किसी चीज को नहीं कर सकते हो, ये हमेशा ध्यान रखो। आप ये सोचोगे कि हम 80 मार्क्स के बूते ही, कुछ कैंडिडेट ऐसे हैं जिन्होंने कहा कि सर लास्ट टाइम हम पेपर 1 में 160 लाए, लेकिन फिर भी हमारा सिलेक्शन रिटर्न नहीं क्वालिफाई किए। क्यों? क्योंकि पेपर 2 में जो हम है क्वालिफाई नहीं कर पाए। अब मैंने बोला कि आप एटलीस्ट टेस्ट लिखो, तभी तो मैं जान पाऊंगा कि क्या आपका लेवल है। तो वो टेस्ट लिखने के लिए भी तैयार नहीं, तो टिप्स कैसे मैं दूं? ये कोई डॉक्टर के पास आप जाओगे, सिर्फ ये बोलोगे सर मेरी तबीयत ठीक नहीं लग रही, ऐसा है आप दवाई दो। तो दवाई डॉक्टर पहले आपको बुखार मेजरमेंट करेगा, ब्लड टेस्ट करवाएगा, व्हाट्सोएवर जो रिक्वायरमेंट होगा। तो आप जो भी है आप राइटिंग दिखाओगे, मुझे दिखाओगे इन द सेंस, अब कोई भी एक टेस्ट आप लिख सकते हो, एक टेस्ट के कुछ पैसे आप पे करके एक बार प्रॉपर तरीका से फीडबैक आप ले सकते हो। लेकिन लॉट ऑफ कैंडिडेट, देखो मैं किसी को क्रिटिसाइज नहीं कर रहा हूँ, जस्ट द थिंग्स कि आप यदि 160 मार्क्स ला करके और आप इंग्लिश के कारण यदि घबरा रहे हैं, तो ये तो बेवकूफी वाली बात है ना कि आप वहां सीढ़ी मैक्सिमम तक पहुंच चुके हैं, बस एक सीढ़ी के लिए क्यों छोड़ते हो? अभी आपके पास जो टाइम है, आप अपने स्ट्रॉन्ग पॉइंट और वीक पॉइंट को सबसे अधिक जानते हैं। किसी सामने वाले बंदे को तो आपकी राइटिंग से ही तो पता चलेगा। एग्जामिनर इज नॉट नोइंग यू, आपको एग्जामिनर नहीं जानता है। एग्जामिनर क्या जानता है? आपकी राइटिंग। यू आर स्पीकिंग ऑन बिहाफ ऑफ योर राइटिंग, आप अपने लिखने के स्टाइल से आप एग्जामिनर से कम्युनिकेट करते हो। यही आपको एग्जामिनर चेक करता है कि यस आप कितने अच्छे से कम्युनिकेट कर सकते हो। एग्जामिनर को लगना चाहिए कि यस सामने वाला बंदा जो है वो सही कम्युनिकेट कर पा रहा है। तो कम्युनिकेट के लिए आप नहीं होगे, वो एग्जामिनर आपको फोन करके नहीं पूछेंगे क्या था ये जो आपने ऐसे लिखा था इसमें क्या लिखा है, एक्चुअली हम पढ़ नहीं पा रहे। आप सही से लिखोगे तो चीजों को किया जाएगा। यदि क्लोज में हो, थोड़ा सा पुश करो, थोड़ा सा ही पुश करना है, बहुत 1000% नहीं करना है। आपको कुछ एक फील्ड में ही थोड़ा थोड़ा, एक एक दो दो मार्क्स ही चुराने हैं, एक एक दो दो मार्क्स ही एक्स्ट्रा बढ़ाओगे तो वो सिलेक्शन होगा। तो कोर्ट जो है आपका बहुत महत्वपूर्ण है। और हिंदी में भी देखो, समस्या कुछ स्टूडेंट्स के साथ क्या होता, न हिंदी सही से लिख पाते हैं न इंग्लिश सही से लिख पाते हैं। तो आप हिंदी में हो तो यस हिंदी वाला, लेकिन आपका 120 मार्क्स का जो है वो इंग्लिश है, तो मिनिमम आपको इंग्लिश तो जानना ही होगा। लेकिन हिंदी के कुछ कोट हैं, उसको मैं दे रहा हूं, आप देखो, उसको यूज कर सकते हो, आप अपना कोट्स यूज। ये जस्ट एक है कि यस इस टाइप की चीजों को यूज कर सकते हो। जैसे ये सबसे पहले है कि जो भी मोटिवेशनल है कि हम तब तक नहीं हारते जब तक हम कोशिश करना नहीं छोड़ते। अल्बर्ट आइंस्टाइन फेमस आपके हैं, उन्होंने कहा कि भाई हम तभी हारते हैं ना जब हम कोशिश ही करना छोड़ दें। जब तक आप मैदान में डटे हुए हो, लास्ट 8 आपका 8 को है, एग्जामिनेशन सेंटर से पहले तक आपको स्ट्रांग रहना है। एक बार क्वेश्चन पेपर आ गया आपको, सम टाइम ऐसा होता है, रियली मैं बता रहा हूँ, कुछ सेट ऐसे होते हैं या कुछ ऐसे क्वेश्चन होते हैं कंटिन्यूअसली 5-6 क्वेश्चन आपको सपोज एमसीक्यू में नहीं बन रहा है, तो क्या आप छोड़ दोगे? नहीं। हो सकता है कि शुरू में टफ उस सेट में आ गया हो, उसके बाद आपके आसान क्वेश्चन आएंगे, तो हो सकता है लास्ट के 10 क्वेश्चन आपको कंटिन्यूअसली सही हो जाए। बीच में सम टाइम देखो 3-4 क्वेश्चन गलत हो जाता है, लेकिन ऐसा भी होता है कभी कि 10-15 क्वेश्चन कंटिन्यूअसली सही हो गया। तो आप अंतिम समय तक डटे हुए रह सकते हैं। तो आप तभी हार जाते हैं जबकि कोशिश ही करना छोड़ देते हैं कि यस ए लॉट ऑफ कैंडिडेट हैं जो कि ड्रॉप कर चुके हैं कि अब अगला अटेम्प्ट। यार अगला अटेम्प्ट किसी भी अटेम्प्ट में आसान नहीं होगा। आज 159 सीट्स है, कल ऐसा नहीं है ना कि 1000, हो सकता है कि बढ़ जाए सीट। ये बहुत कम है, ऑब्वियसली है, हम आशा करेंगे कि बढ़े ही। लेकिन आप, ठीक है, वर्स्ट केस में नहीं होगा, लेकिन आप उसको छोड़ नहीं सकते हो। ठीक है, करा कि अगर आप सफल होना चाहते हैं तो आपको अपने काम में एकाग्रता लानी होगी। बिल गेट्स कहते हैं कि एकाग्रता लानी होगी कि यस आपका टारगेट अभी 8 ऑफ अगस्त है, तो उसी में एकाग्रता लाओ। अभी मैं कल देख रहा था जो भी है कि बहुत सारे कैंडिडेट कहाँ सेंटर है इस पर डिस्कस डिबेट जो भी,
देखो, मैं छोटी-छोटी चीज़ों में यस, आप जो कुछ है कर रहे हो मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि किसी का सेंटर कहाँ है, इससे क्या फ़र्क पड़ता है? आप 1-2 क्वेश्चन यदि डिस्कस डिबेट करोगे, तो वो फ़ायदा होगा, वो शायद एग्ज़ाम में आएगा, कोई कांसेप्ट वगैरह है, वो आएगा। लेकिन एग्ज़ाम सेंटर किसी का सेक्टर 18 में है या 17 में, सेक्टर 18 वाले को क्वेश्चन आसान नहीं मिल जाएगा और सेक्टर 16 वाले को टफ़ नहीं मिल जाएगा। ये इस एग्ज़ाम में नहीं होता है। वो या लक्षद्वीप में आप दो या फिर पणजी में दो या फिर आप शिमला में दो। सब जगह आपके क्वेश्चन सेम होंगे। सेट अलग-अलग होंगे लेकिन क्वेश्चन आपके सेम होंगे। सेट तो आपके रूम में ही सबके अलग-अलग होंगे। तो एग्ज़ाम जब सेम है तो उससे कोई मतलब नहीं। देखो, कुछ कन्फ्यूजन, कुछ क्यूरी रहता है, तब उस चीज़ को कहाँ सेंटर है, क्या फ़र्क पड़ता है? तो आपको एकाग्रता लानी होगी कि यस, हमें यही बिल गेट्स क के समय में कंप्यूटर नहीं होता था। कुछ एक स्कूल कॉलेज में कंप्यूटर होते थे। वहाँ आपको 3 बजे 4 बजे सुबह में लाइन में लगा हुआ रहना पड़ता था और कभी आधे घंटे के लिए, कभी 20 मिनट के लिए, कभी 25 मिनट के लिए। आज आपके पास सारी चीज़ें उपलब्ध है। बिल गेट्स के पास वो सुविधाएँ नहीं थी जो आज आपके पास है। आप बिल गेट्स से ज़्यादा लकी हो कि आपके पास अधिक सुविधाएँ हैं। तो एकाग्र आपको करनी चाहिए। कह रहा है कि आनंद और खुशी का जीवन केवल ज्ञान और विज्ञान के आधार पर ही संभव है। सर्वपल्ली राधाकृष्णन देखो, भारत के जो हैं पहले उपराष्ट्रपति और दूसरे राष्ट्रपति हैं। टीचर्स डे इनके ही जन्म दिवस के अवसर पे हम मनाते हैं। तो कहते हैं आनंद और खुशी का जीवन केवल ज्ञान और विज्ञान के आधार पर ही संभव है। तो किसी भी चीज को रेशनल थॉट आप देते हो तभी ये पॉसिबल है। ज्ञान ही शक्ति है, जानकारी स्वतंत्रता है। प्रत्येक परिवार और समाज में शिक्षा प्रगति का आधार है। ठीक है? कोफी अन्नान। तो ये कोफी अन्नान आपके जो हैं संयुक्त राष्ट्र महासभा के महासचिव रह चुके हैं। तो उनका ये कोट है, किसी का भी आप करो। देखो, जस्ट हम एक सैंपल के तौर पे कुछ को प्रेज़ेंट कर रहे हैं। जैसे आप शिक्षा पर आता है, तो आप शिक्षा पर ये करो। ए लॉट ऑफ है, एक ही चीज़ पर हज़ारों कोट हैं, हज़ारों पर्सन के कोट हैं, जो आपको ध्यान में आ रहा है। यदि ध्यान में नहीं आ रहा है कोई भी कोट, मैंडेटरी नहीं है कोट कि लिखना ही है। लिखते हो, अच्छा है, लेकिन जस्टिफाई उसको कर पाते हो। जो भी लिखो, उसको जस्टिफाई कर पाओ। नेक्स्ट शिक्षा सबसे शक्तिशाली हथियार है, जिसे आप दुनिया बदलने के लिए उपयोग कर सकते हैं। नेल्सन मंडेला। तो ये इनको आप यूज़ कर सकते हो। कह रहा है किसी विचारधारा से सहमत न होते हुए भी उसका सत्कार करना एक शिक्षित दिमाग की निशानी है। अरस्तू। देखो, सम टाइम हम एवरीवन विल नॉट एग्री। अब अ लॉट ऑफ टाइम मैं कहता हूं कि कोई भी आप एग्री नहीं हो, मैं जो कुछ बोलता हूं, यस, आई एम नॉट नोइंग एवरीथिंग ना। यदि मैं एवरीथिंग जानता हुआ होता तो मैं आपके सामने वीडियो नहीं बना रहा हुआ होता, मैं कहीं और हुआ होता, व्हाटसोएवर। लेकिन मैं खुद लर्निंग फेज में हर कोई लर्न कर रहा है। आप किसी के भी विचारधारा से असहमत हो सकते हो, लेकिन उसकी कुछ चीजें हैं, कुछ आइडियल्स हैं, कुछ पॉइंट्स हैं, उसको आप ग्रास्प कर सकते हो, जो अच्छा है। कहते हैं कि गांधी जी को लोग ये एटीट्यूड होना चाहिए कि गांधी जी को लोग क्या करते थे, गाली लिख करके लेटर में बहुत सारे भेजते थे, तो गांधी जी पिन लगा करके भेजते थे। तो गांधी जी क्या है कि कागज जो है उसको अलग रख देते थे कि कागज भी आज के डेट में कबाड़ा भी बेच सकते हैं, कबाड़ी को भी बेच करके बहुत लोग करोड़पति हो चुके हैं। तो कागज को मान के चलो जस्ट थोड़ी देर के लिए, हमें कोई हर डे गाली दे लेटर लिख लिख करके पेज में, और 100-200 पेज में डेली दे, तो कहीं न कहीं उसी कबाड़े से आपका पॉकेट खर्च भी चल सकता है। तो गांधी जी कहते थे कि ठीक है, वो पेज को अलग रख दो, उस साइड कुछ काम में आ जाए तो ठीक है, नहीं उसका पिन जो है उसको निकाल कर के रख लो। क्यों? क्योंकि लेटर जब गांधी जी खुद लिखते थे, तो उसको यूज़ कर लेते थे। तो आपने गाली दिया, उसको उन्होंने कुछ ज़रूरत रहा तो पढ़ा, अदरवाइज़ कोई ज़रूरत नहीं है। उसको पिन निकाला और उसको यूज़ किया दूसरे लेटर में। ठीक है? तो ये आपका एक पर्सन का है कि शिक्षित यदि आप हो तो सहमत न होते हुए भी उसका सत्कार करना एक शिक्षित दिमाग की निशानी है। करा नारी पे है ये, ठीक है? नारी की करुणा अंतर जगत का उच्चतम विकास है, जिसके बल पर समस्त सदाचार ठहरे हुए हैं। जयशंकर प्रसाद कहते हैं, छायावाद के 4 स्तंभों में से एक है पंत निराला प्रसाद वर्मा में जयशंकर प्रसाद जी जो है सुमित्रा नंदन पंत और निराला जी के साथ और महादेवी वर्मा के साथ ये छायावाद के स्तंभ कहे जाते हैं। तो जयशंकर प्रसाद कहते हैं कि नारी की करुणा अंतर जगत का उच्चतम विकास है, जिसके बल पर समस्त सदाचार ठहरे हुए हैं। ठीक से प्रेमचंद्र जी कहते हैं नारियां इसलिए अधिकार चाहती हैं कि वे उनका सदुपयोग करें और पुरुषों को उनका दुरुपयोग करने से रोकें। ठीक है?
नेक्स्ट आपका है कि हिलेरी क्लिंटन कहती हैं, जब महिलाएं अर्थव्यवस्था में भाग लेती हैं तो सभी को लाभ होता है। जस्ट एग्जांपल लो कि कोई भी विमेन मान के चलो किचन मैनेजमेंट ही करती हैं, तो हर चीज को एक पुरुष को शायद पैसे दो तो बहुत जगह है कि ड्रिंकिंग में खर्च कर दिए या फिर गुटखा खाने में खर्च कर दिए, व्हाट्सो एवर ये खर्च किए। लेकिन एक महिलाएं जो है, बहुत बार देखोगे कि जब नोटबंदी वगैरह हुआ तो महिलाएं कुछ-कुछ पैसे जमा कर के रखती थी। हमेशा होता है कि हर घर में बहुत जगह जो है पुरुष प्रधान समाज जो होता है, तो बहुत बार पैसों की अहमियत उस ढंग से नहीं समझता है जितना महिलाएं समझती हैं। कह रहा है कि गांधी जी कहते हैं कि नारी पुरुष का गुलाम नहीं, सहधर्मिणी, मित्र और अर्धांगिनी है। ये महात्मा गांधी जी का कथन है कि आप किसी भी महिला को गुलाम नहीं समझ सकते हो। वो आपकी सहधर्मिणी है, मित्र है, अर्धांगिनी है, पत्नी है। महिलाओं के सशक्तिकरण से ज्यादा प्रभावी विकास का कोई साधन नहीं है। इनफैक्ट देखो कहा जाता है ना कि आप यदि महिला सशक्तिकरण करते हो, और शिक्षा उसमें एक महत्वपूर्ण हथियार है। शिक्षा, उनका स्वास्थ्य अच्छा होना, और जो है इकोनॉमिक अधिकार, सो आप आर्थिक सशक्तिकरण, आर्थिक सशक्तिकरण, शिक्षा और स्वास्थ्य, ये तीनों तो अदरवाइज शिक्षा और आर्थिक सशक्तिकरण ये सबसे महत्वपूर्ण है। ऑब्वियसली है कि स्वस्थ सबको रहना चाहिए, विदाउट स्वस्थ रहे हुए आप कुछ नहीं कर सकते हैं। तो ये कहते हैं कि कोफी अन्नान जी कि महिलाओं के सशक्तिकरण से ज्यादा प्रभावी विकास का कोई साधन नहीं है। यानी सबसे अधिक जो कहते हैं ना कि आप एक मेल को शिक्षित करते हो तो सिर्फ वही शिक्षित होता है, एक फीमेल को शिक्षित करते हो तो जनरेशन शिक्षित हो जाता है। किसी को मत कहने दो कि तुम कमजोर हो क्योंकि तुम एक औरत हो। ये मैरी कॉम, एमसी मैरी कॉम, जो कि आपके ओलंपिक में मेडल जीत चुकी हैं, उसके बाद राज्यसभा की मेंबर हैं। तो वो कहती हैं कि किसी को ये नहीं कहने दो कि तुम कमजोर हो क्योंकि तुम एक औरत हो। ऑब्वियसली ये बॉक्सिंग चैंपियन है। तो ये इस चीज का हमें रखना चाहिए। नेक्स्ट है, देखो विज्ञान को विज्ञान तभी कह सकते हैं जब वह शरीर, मन और आत्मा की भूख मिटाने का ताकत रखता है। महात्मा गांधी। तो महात्मा गांधी जी ये कहते थे कि विज्ञान को विज्ञान तभी कह सकते हैं ना जब वह शरीर के भूख, मन का भूख और आत्मा का भूख मिटाने का ताकत रख रहा हो। विज्ञान कहीं ना कहीं यदि पॉजिटिव चीजों को नहीं दे रहा तो वो विज्ञान का मतलब ही क्या होता है। विज्ञान और आध्यात्म मिल करके जो तैयार होता है वो सबसे अच्छा होता है। हम एक दूसरे को चीजों को समझते हैं। तो कहीं भी कोटेशन जो है, कुछ जो हमने प्रोवाइड किया, टाइम परमिट करेगा तो मैं कुछ और को प्रोवाइड कराऊंगा, कुछ और चीजों को दूंगा। देखो हमेशा है बेस्ट वे है कि आप जितना ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करते हो, अभी खास करके जो रिमेनिंग टाइम है उसमें आप प्रैक्टिस। और किसी एक चीज पे मैं हमेशा बोलता हूँ, यदि आप हिंदी मीडियम से हो, हिंदी माध्यम से हो, तो आप अपने को इसको कमजोर मत समझो, बेचारा मत समझो। ए लॉट ऑफ कैंडिडेट हैं जो हिंदी माध्यम के हैं और उन्होंने जैसे भी है रट करके समझ करके हिंदी सेकंड पेपर में बहुत अच्छा किया है। मैं अपने एक फ्रेंड को जानता हूं जो ऑब्वियसली है एनीवे मेडिकल में उसका फिजिकल में प्रॉब्लम हो गया कि पैर उसके फ्रैक्चर हो गए थे, तो कहीं ना कहीं वो शामिल नहीं हो सका। अदरवाइज उस टाइम में जब उसने अप्लाई किया था तो शायद वो उसका पैर न फ्रैक्चर हुआ होता और सक्सेसफुली कंप्लीट करता तो शायद टॉप 20 में रैंक आ गया हुआ होता। लेकिन जो भी, तो बट चलो एनीवे उसका पैर में प्रॉब्लम हो गया लेकिन वो वर्क करता रहा, तो कहीं ना कहीं अभी पीसीएस अधिकारी है। ठीक है, तो ए लॉट ऑफ टाइम है, आप यदि हार्ड वर्क करते हो तो उसका परिणाम जरूर निकलेगा। और हिंदी नहीं जानते हो, ये हिंदी ही जानते हो, इंग्लिश नहीं जानते हो, इसे कमजोरी नहीं बनाना है। आपके पास टाइम दिया गया है। और इंग्लिश क्या है, आपको पोस्ट ग्रेजुएट लेवल का नहीं है ना, 10th लेवल का इंग्लिश आपके पास है, ग्रामर है, बेसिक सा। यार आपको ऐसे भी जानना चाहिए। ऐसे आप जान रहे हो, ऐसे आपके पास विकल्प है, हिंदी में लिख रहे हो। बाकी जो कंटेंट जान रहे हो, रिपोर्ट लिखोगे, आर्गुमेंट, कुछ ना कुछ तो लिखोगे। तो थोड़ा थोड़ा आप प्रैक्टिस करो, आप कर सकते हो। दिस इज नॉट अ रॉकेट साइंस कि आप रॉकेट साइंस नहीं है कि उसको नहीं कर सकते हो। जहां कोड की जरूरत हो वहां ये करो, डेटा जहां जरूरत है वहां डेटा दो। देखो कोई भी कोड देते हो, डेटा देते हो, और कोई फाइंडिंग्स देते हो, कोई फैक्ट्स देते हो, तो और उसको जस्टिफाई कर पाते हो तो वही मार्क्स को इंक्रीज करता है। सिर्फ आप एवरेज लिख दिए, 8 नंबर मिल गया, उसी को थोड़ा सा ब्यूटीफाई किए, उसमें कुछ डेटा डाले, फैक्ट्स डाले, कुछ सपोर्टिंग एविडेंस डाले, वही आपको 12 नंबर। और एक एक नंबर बहुत मायने होता है, एक एक नंबर। आप इस चीज को देख चुके हो, ये बताने की जरूरत नहीं है, आप इस चीज का खुद समझ सकते हो कि किसी का 317.449 और किसी का 317.51 है। ये शायद पॉइंट में कोई बहुत अंतर नहीं है,
ठीक है? लेकिन ये सिलेक्शन और नॉन सिलेक्शन, इस बंदे का सिलेक्शन नहीं हो सकता है और इस बंदे का होगा। ये चीज़ देखा गया है ऑलरेडी, मैंने आपको बताया कि ये सिचुएशन है कि पॉइंट में ये हो रहे हैं। तो आप करो, वर्क करो, जहाँ हो सकता है, जो आपका स्ट्रॉन्ग पॉइंट है उस पर पुश करो। पेपर 1 में तो आपको प्रॉब्लम नहीं है ना, तो पेपर 2 में जब थोड़ा-सा प्रॉब्लम है, उसको पुश करो, लिखो 2-4 टेस्ट, कैसे नहीं होगा? नहीं कैसे होगा? जहाँ ज़रूरत है, वहाँ बताया जाएगा, ठीक है? कुछ भी क्वेश्चन्स क्वेरी है, तो आप कमेंट बॉक्स में डालो या इस व्हाट्सएप नंबर पे हमें संपर्क करो या इस टेलीग्राम नंबर पे संपर्क कर सकते हो। जेन्युइन रीज़न है, तो आप मैसेज करो, जेन्युइन कॉज़ है, आप मैसेज करो और टेस्ट वगैरह देना है, तो इन नंबर पे संपर्क कर सकते हो। ओके, थैंक यू।